हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट कॉमर्स क्लासेस में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और हम पढ़ रहे थे एमपी बोर्ड क्लास 12 का इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन चैप्टर है प्रोडक्शन कॉस्ट, पूरा उसका प्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है चैप्टर 3 और कॉस्ट वाला टॉपिक अपने को आज करना है। तो कॉस्ट जो है देखिए आप चैप्टर 3 के अंदर ही आता है, कुछ बुक के अंदर ही आपको सेपरेट चैप्टर मिल जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो सेम चैप्टर के अंदर आता है, तो मार्किंग आपकी दोनों को मिलाकर करी गई है, इसलिए आपको चैप्टर 3 के अंदर इसको पढ़ना है। चलिए, होता क्या है कॉस्ट, तो हिंदी में सभी को पता है खर्चा मतलब कॉस्ट होता है सर, है ना। तो वही मीनिंग भी है यहाँ पे, तो आप कॉस्ट में लिख सकते हैं। डेफिनेशन पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट, तो फर्म यूजेस वेरिएबल इनपुट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो बहुत सारे वेरिएबल इनपुट्स को यूज करता है। द फर्म मस्ट मेक पेमेंट फॉर सच इनपुट एज दे आर नॉट फ्री, तो इनपुट के लिए फर्म पेमेंट करेगा। द एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड ऑन दिस इनपुट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन में जो भी उनके ऊपर खर्चा हुआ है इनपुट्स पे, उसी को क्या बोल देंगे, कॉस्ट बोल देते हैं। दो तरह की कॉस्ट देखने को मिलती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब होता है, इम्प्लिसिट मतलब कि भीतरी खर्चा, एक्सप्लिसिट मतलब बाहरी खर्चा। फिर से, एक्सप्लिसिट मतलब बाहर की खर्चा और इम्प्लिसिट मतलब अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले खर्चे को कौन सा बोलेंगे, इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट रेफर्स टू एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इंक्लूडेड इनपुट और पेमेंट, तो एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट एंड पेमेंट पे जो आपका खर्चा हुआ है ना, वो खर्चा है एक्सप्लिसिट। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे किसी को वेजेस पे करना है, एम्प्लॉय को सैलरी देना है, ये सब कौन से कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाला, तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, रेंट हो गया जमीन, खुद का रेंट ऑफ लैंड हो गया, तो जमीन का रेंट हो गया, है ना। और सैलरी हो गई, ओनर खुद सैलरी ले रहा है, तो वो सब कॉस्ट कौन सी है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट बाहरी, इम्प्लिसिट भीतरी कॉस्ट, ठीक है क्या। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। 3 रन में प्रोडक्शन होता है, 3 रन में कौन कौन सा, तो मैं एक बार आपको यहाँ बता देता हूँ। एक होता है वेरी शॉर्ट रन में, एक होता है शॉर्ट रन में और एक होता है लॉन्ग रन में, ठीक है क्या। फिर से, एक होता है शॉर्ट रन में, एक वेरी शॉर्ट में, एक लॉन्ग रन में। अब ये जो इनपुट्स की बात करें, तो इनपुट जब भी दिए जाते हैं तो दो टाइप के इनपुट हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, तो हमने ये शुरू में पढ़ा था, है कि नहीं। कौन कौन सा पढ़ा था, तो शायद लिखा है, ऊपर नहीं लिखा। तो दो टाइप के इनपुट थे, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो फिक्स्ड और वेरिएबल में क्या क्या अंतर होता है, देखो कहाँ पढ़ा था, लास्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बाद में बता दूंगा फिर से, है ना। बाद में नहीं, आप लोग जो है अभी बता रहा हूँ, अगर जिसको और डिटेल पढ़ना है तो प्रोडक्शन वाला जो है पार्ट पढ़ के आओ, उसमें शॉर्ट रन प्रोडक्शन के बारे में हमने पूरा पढ़ा है। तो ये आपके फिक्स्ड इनपुट्स थे और क्या थे, वेरिएबल इनपुट्स थे। तो फिक्स्ड इनपुट ऐसे इनपुट जो कि चेंज नहीं होते और वो रहते ही रहते हैं, और वेरिएबल इनपुट वो होते हैं जो कि क्या होते हैं, टाइम के साथ आउटपुट के साथ में चेंज होते आते हैं, ठीक है। तो वो दोनों थे। अब शॉर्ट रन के अंदर आपका जो प्रोडक्शन है, इसमें एक फिक्स रहता है, बाकी के क्या रहते हैं, सारे के सारे वेरिएबल रहते हैं। तो ये शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में हम चैप्टर में पढ़ना है। तो शॉर्ट रन कॉस्ट के हिसाब से आपको तीन तो टोटल कॉस्ट है, 3 एवरेज कॉस्ट है और एक मार्जिनल कॉस्ट, तो कुल मिलाकर 7 कॉस्ट इसके अंदर आती है। कितनी भाई, 7, 7, ठीक है। तो एक वीडियो के अंदर कवर करना मुश्किल है, तो अपन टोटल कॉस्ट के बारे में आज अच्छे से पढ़ लेंगे, और अगर देखें तो मैं कोशिश भी करूंगा जल्दी जल्दी करवाने की। तो नाम में लिखा है टोटल फिक्स कॉस्ट, तो ऐसी कॉस्ट जो होनी ही है पक्के में, वो कॉस्ट कौन सी कहलाएगी, टोटल फिक्स कॉस्ट। फिर से, ऐसी कॉस्ट जो पक्के में होनी है, मतलब कि उसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, आप कितना प्रोडक्शन करते हो कितना प्रोडक्शन नहीं करते हो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो खर्चा होता ही है, उसको बोलते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। और एग्जाम्पल के तौर पे इसका आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि किराया, रेंट। मान लो आपने जगह किराए पे ले रखी है, आप चाहे उस जगह पे कुछ बनाओ या ना बनाओ, ये आपकी दिक्कत है, लेकिन आपको किराया तो देना ही पड़ेगा, इसीलिए रेंट एक टाइप की कैसी कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो उम्मीद है बात समझ गए होंगे। तो आउटपुट से कोई लेना देना नहीं होता, ऐसी कॉस्ट को क्या बोलते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो हमने एक शेड्यूल लिया एग्जांपल के तौर पे, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब क्या है, आउटपुट। तो मैं आउटपुट को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो मेरे 0 आउटपुट पे भी कॉस्ट थी 10 रुपए, तो दो, एक पे भी 10 है, 2 पे भी 10, 3 पे भी 10, चाहे मैं कितना ही कुछ कर लूँ, लेकिन कॉस्ट कितनी रहने वाली है, 10 रुपए रहने वाली है। तो इसको अगर कर्व एक्सिस पे बनाओगे, तो आप देखो 0 पे भी कितना है, 10 है, और एक पे भी कितना है, 10 है, 2 पे भी कितना है, 10 है, 3 पे भी कितना 10 है। तो ये लाइन जो है आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाती है, कैसी बन जाती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है क्या। चलिए, फिर आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट को कहते हैं जो कि आउटपुट के साथ में चेंज होती जाती है। फिर से, जो कि आउटपुट के साथ में क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है, ऐसी कॉस्ट को बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो मैं एक हाइलाइटर कितने सारे दिख रहे हैं, ठीक है, हाँ ये नहीं।
तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट लाइक टू रॉ मटेरियल, जैसे रॉ मटेरियल हो गया तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाओगे कच्चा माल भी ज्यादा लगता जाएगा, लेबर हो गए, लेबर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो लेबर भी क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, पावर कंजप्शन भी बढ़ेगा। तो ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट के बढ़ाने के साथ साथ कॉस्ट भी बढ़ती जाए उसको क्या बोल देंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और इसके लिए भी एक शेड्यूल लेते हैं। तो शेड्यूल में आप देखना पहले क्या होता है कि जीरो पे जीरो कॉस्ट थी वाली, क्योंकि भाई कुछ बनाओ नहीं बनाओ तो कुछ भी नहीं बनाओगे तो कॉस्ट जीरो क्या हो जाएगी। फिर आपका वन पे भी कितनी है, 10 है, दो पे भी कितनी है, तो दो पे हमने क्या करा, अब इंक्रीज कर रहे हैं। तो पहले कॉस्ट बढ़ती है ना, पहले सॉरी पहले कॉस्ट कम होती है, देन उसके बाद क्या होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो हमने लास्ट वीडियो में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था। तो उस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ये सब कहानी यहाँ पे रिपीट होती है कि जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाते जाओगे तो पहले तो कॉस्ट कम होगी, उसके बाद सडनली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। फिर से पहले तो कॉस्ट कम होगी, देन सडनली क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देखो ये जीरो लेवल पे जीरो था, एक पे एक आउटपुट पे 10 हो गई, दो पे कितना लिया मैंने 18, तो मैं कैसे कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो बढ़ भी रहा है, लेकिन सर आप तो कह रहे हो कम होता है। फिर से आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ जीरो से 18, 10 जीरो से 10, 10 से कहाँ गए 18, 18 से कहाँ गए 24, तो आपको दिख रहा होगा ये बढ़ रहा है, लेकिन रियलिटी में ये बढ़ नहीं रहा है भाई, ये कम हो रहा है। वो कम कहाँ हो रहा है, तो यहाँ देखो जीरो से 10 जाने पे 10 का चेंज आया, कितना चेंज आया 10 का, तो मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। जीरो से 10 जाने पे कितना चेंज आया, 10 का चेंज की बात कर रहा हूँ, है ना। एक से दो आउटपुट करने पे मतलब एक पंखा बना रहे थे 10 रुपए लग रहे थे, दो पंखे में कितने लग रहे हैं 18 रुपए, तो एक पंखे से दो पंखे जाने पे 8 रुपए खर्चा जो है आपका हुआ। तो पहले खर्चा कितना हो रहा था 10 रुपए, अभी कितना हो गया 8 रुपए, तो खर्चा कम हुआ ना, वही कह रहा हूँ। दो पंखे से तीन पंखे पे जब पहुंचे तो ये खर्चा जो है 18 से कहाँ पहुंच गया 24, तो आपको लग रहा है सर खर्चा बढ़ गया, नहीं भाई रियलिटी में खर्चा कम हो गया, कितने हो गया 6 रुपए चेंज आया बस। तो दो पंखे बनाने में जो खर्चा चेंज था वो आठ का था, तीन में कितना का हो गया 6 का हो गया। अब रिपीट, अब कहानी अलग है। अब यहाँ तीन से जब चार पंखे हुए तब आपका खर्चा 24 से कितना हुआ 28, तो चार होता है, लेकिन इसी के बाद बस अब कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब खर्चा अब बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमें इसकी स्टडी करना होती है कि हम कितना आउटपुट दें जिससे कि हमारा कॉस्ट जो है कम हो जाए और प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाए। तो प्रॉफिट ज्यादा करना है तो कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, तो ये सिंपल सा तरीका है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 5 पंखे पे कितना कॉस्ट हुई 32, 6 पे कितनी हुई 38, तो आप डिफरेंस देखो तो यहाँ पे 4 फिर 6 और ये इंक्रीज होना शुरू हो गया है। तो पहले वाला जब डिक्रीज हो रहा था उसको बोलते हैं इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, क्या बोलते हैं, इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, और दूसरे वाले को बोलते हैं इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। तो ये मैंने पहले से लिखा हुआ इसलिए ले लिया ताकि अपन जल्दी जल्दी कवर कर सकें, है ना। और इसका कर्व बनाओगे तो आप कर्व देखो, पहले तो ये कॉस्ट क्या हो रही है आपकी इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, तो इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट जब भी होता है तो आप ध्यान रखना ये कर्व आपका बनते 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 डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, बनते 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 डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये क्या हो गया, सडनली इंक्रीज हो गया, सडनली क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, ठीक है क्या, तो पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। तो जिस पॉइंट के बाद ये चेंज आया, जैसे कि यहाँ पे चेंज आया था 28 के बाद, इस पॉइंट के बाद चेंज आया था 28 के बाद, तो इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और इस कर्व को इन्वर्टेड एस शेप बोलते हैं। तो एस शेप क्यों बन रहा है, तो एस एस बनता है ना ऐसे, उसके जैसा इसका शेप आता है, तो इन्वर्टेड एस बोल दिया इसको, ठीक है क्या। चलो ये बात समझ गए होंगे मजेदार। तो अब आते हैं टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट तो नाम में लिखा है टोटल कॉस्ट, तो टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो इन दोनों को जब मिला देंगे तो आपकी बन जाएगी क्या, टोटल कॉस्ट। तो अगर इन दोनों को मिलाने से टोटल कॉस्ट बनती है तो शेड्यूल में भी इन दोनों को हमने प्लस करके लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये रहा आपके सामने। तो आउटपुट कितना था 0, तो फिक्स कॉस्ट तो चेंज होती नहीं है भाई, तो 0 पे 10 की 10 ही, एक पे भी 10 है, दो पे भी 10 है, तीन पे भी 10 है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट अभी देखा हमने, पहले क्या होती है भाई, डिक्रीज होती है, देन उसके बाद क्या होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इन दोनों को जब मिला दिया तो आपका ये आप बन गई टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में आपका टीएफसी प्लस टीवीसी होता है, तो टोटल मतलब दोनों को मिला के हुआ खर्चा। तो ये आपका नया क्या बन गया, इसका शेड्यूल बन गया। अब जब शेड्यूल बन गया तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये जो कॉस्ट है टोटल कॉस्ट, ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही रिएक्ट कर रहा है जैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट था। एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ चेंज कितने का था 10 का, तो इधर भी कितने का चेंज है देखो 10 का, 20 से 10 माइनस करो 10 आया। फिर 18 में से 10 माइनस करा तो यहाँ चेंज आया था 8 का, यहाँ 28 से 20 माइनस करा तो यहाँ भी चेंज कितना आया 8 का। 24 से 18 पे गए तो कितने का चेंज आया 6 का,
34 से 28 पे गए तो कितने का चेंज आया, 6 का। तो आप देखोगे दोनों जो है सेम रेशियो में बढ़ रहे हैं, लेकिन टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स कॉस्ट ऐड है, इसलिए वो 10 रुपए आगे जा चुका है। कितना आगे जा चुका है, 10 रुपए आगे जा चुका है। बस सिंपल सी बात है। तो ये सिमिलर कर्व बनता है किसके जैसा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जैसा। तो मैं यहाँ देखता हूँ, तो ये मैंने बनाया टोटल फिक्स कॉस्ट जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, आप सभी को पता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन्वर्टेड एस शेप सर, पहले तो डिक्रीज होता है, ये डिक्रीज 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 और देन क्या हो जाता है, सडनली इंक्रीज हो जाता है। वही बात करें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों कर्व शुरू हुए एक 10 से, और टोटल कॉस्ट भी कहां से शुरू हुआ, 10 से। तो टोटल फिक्स कॉस्ट जहां से शुरू हुआ था, ये पॉइंट है 10 रुपए, इस पॉइंट से टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व शुरू होता है, और ये भी पहले क्या होता है, डिक्रीज होता है, देन सडनली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है क्या, आगे बात समझ में। तो ये शेप भी कैसा है, इन्वर्टेड एस शेप है, बिल्कुल पैरेलल बनेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट के। किसके पैरेलल जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल जाता है। ठीक है क्या, चलिए इन ऐसे ही आपने ये जो डिफरेंस निकाला था ना, डिफरेंस मतलब कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाते जा रहे हो, टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है, फिर से आउटपुट 1 से 2 हुए तो चेंज कितने का है, 8 का। 2 से 3 हुए, चेंज कितने का है, 6 का। 3 से 4 पे गए, चेंज कितना आया, 4 का सर। 4 से 5 आउटपुट पे गए तो चेंज आया कितने का, 6, फिर से 4 का। और 5 से 6 आउटपुट जब करे तो कॉस्ट में चेंज आया 6 का। तो ये जो चेंज आ रहा है ना, इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोला जाता है, मार्जिनल कॉस्ट। तो एडिशनल यूनिट को ऐड करने पे जो कॉस्ट में चेंज आया है उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अब भी खत्म करके देता हूं भाई, है ना, सब लिखा हुआ है। which are an addition to the total cost when one more unit of output is produced। तो एक एक यूनिट जब एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो जो कॉस्ट में चेंज है उसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे। बात समझ गए क्या। तो ये इसका कर्व जब बनाओगे तो अब मार्जिनल कॉस्ट में क्या होता है, थोड़ा सा कहानी इसकी अलग है। ये कहानी क्या है, तो देखो जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी यही बोला गया था, जैसे जैसे इनपुट्स बढ़ाओगे, प्रोडक्शन पहले क्या होता है आपका, बढ़ता है, देन सडनली डिक्रीज होता है, देन उसके बाद इंक्रीज होता है ना, यही हुआ था। 3 स्टेज थी ना उसमें, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो पहले बढ़ता है, देन थोड़ा सा डिक्रीज होता है, देन उसके बाद नेगेटिव में चल जाता है। हाँ, फिर से पहले इंक्रीज होता है तो इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, दूसरा इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, और तीसरा क्या था आपका, नेगेटिव में मतलब फॉल हो जाता है। तो ये लाइव क्लास वाले नोट है, शाम को होती है जो क्लास, तो वो हो चुका है उस पर सिलेबस ये वाला, है ना। हाँ जी, कहाँ गए। तो मार्जिनल कॉस्ट इसी को लॉ को फॉलो करता है, तो इस वजह से मार्जिनल कॉस्ट में क्या चेंज आता है वो सुनेंगे। तो मैंने अभी बोला डिफरेंस जो है, तो टोटल कॉस्ट में 10 का, 8 का, 6, 4। तो पहले आप देखो तो कॉस्ट मार्जिनल क्या हो रही है, कम हो रही है। पहले क्या हो रही है, कम हो रही है। देन उसके बाद क्या होना शुरू हो गई, इंक्रीज होना शुरू हो गई। 4, 6, अब ये 8, 10, 12 ऐसे चलती जाएगी। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि मार्जिनल कॉस्ट पहले डिक्रीज होती है, देन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो मार्जिनल कॉस्ट की कहानी अलग है। तो 1 पे 10 मतलब अगर ये 10 पॉइंट था तो पहले ये डिक्रीज होते होते कहाँ तक आया, 4 तक। तो ये डिक्रीज होते होते कहाँ तक आया, 4 तक। देन उसके बाद क्या होना शुरू होता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसका कर्व बनता है यू शेप्ड। कैसा बन जाता है, यू शेप्ड। तो मार्जिनल कॉस्ट में जो कर्व है पहले वो डिक्रीज होता है, देन उसके बाद क्या होना चालू होता है, इंक्रीज होना शुरू होता है, जिस वजह से बन जाता है यू शेप्ड। अगर पेपर में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज यू शेप, या कोई सा भी कर्व जो है यू शेप है, तो आपको लिखना है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है क्या, ओके। तो ये लिखना था। चलिए इसके बाद आता है एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट से निकलता है। हम कह रहे थे कि एक पंखा बनाने पे टोटल फिक्स कॉस्ट की कीमत आ रही थी 10 रुपए। एक पंखे पे कितने लगी, 10 रुपए। तो 2 पे लगी टोटल तो 10, लेकिन एक एक पंखे में कितना लगा होगा, जैसे 2 पंखे 10 रुपए के पड़े तो एक पंखा कितने का, आप खुद बोल दोगे सर 5 रुपए का, है कि नहीं। ऐसे 3 पंखे कितने के, 10 रुपए के, तो एक एक पंखा कितने का, तो बोले सर डिवाइड कर दिया 3.33। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कुछ नहीं है, टोटल फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से या आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं, तो जो कॉस्ट निकलती है उसको बोलते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, इसका जब कर्व बनाते हैं तो इसका कर्व देखो आप, ये क्या होता है, डिक्रीज ही होते जाता है, डिक्रीज होते होते जाता है, और डिक्रीज होते होते ये आखिरी में जाके इक्वल हो जाता है, मतलब पैरेलल हो जाता है। क्या हो जाता है, पैरेलल, ऐसा। तो यहाँ पे जो कर्व बनता है ये कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है, डिक्रीजिंग वाला।
अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जितने भी रेक्टेंगल बनते हैं ना, इसके अंदर जितने भी क्या बन रहे हैं, तो मैंने ये रेक्टेंगल हाईलाइट करा 1 और 10 वाला, 1 और 10 वाला, ये वाला। तो ये एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल येलो कलर से हाईलाइटेड है पहले से, तो मैं उसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। एक रेक्टेंगल ये वाला है 2 और 5 वाला। तो इनके जब एरिया निकाले जाते हैं ना, तो एरिया हमेशा सेम आते हैं। क्या ना आते हैं, एरिया सेम। तो कैसे आया, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखो 10 इंटू 1 लिखा 10, 2.5 इंटू 4 हो गया 10, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, तो 2 ये और 5 ये। आई बात समझ में। तो एरिया जब निकालते हैं ना रेक्टेंगल का, तो वो एरिया सेम आता है, जिस वजह से इस कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है। आपको एग्जाम में इतना खतरनाक नहीं बनाना, आपको एग्जाम में ऐसा बनाना है, ठीक है। तो नाम लिख देना ऊपर, कर्व का नाम क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। किसने बोला, हाइपर ने बोला। फिर आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सेम कहानी टोटल फिक्स कॉस्ट जैसी है। एवरेज वेरिएबल से कहने का मतलब होता है कि जब आउटपुट देखो, आउटपुट में एक पंखे का कॉस्ट कितना 10 रुपए, दो का कितना 18, तीन का कितना 24। तो अगर आप देखें तो एक पंखे में 10 रुपए लगे, दो पंखे में लगे 18। तो मैं आपसे पूछूं सर दो पंखे जो है 18 के पड़ते हैं, तो आपका एक पंखा कितने का बता दीजिए। तो आप बोलेंगे दो पंखे 18 के सर, तो एक पंखा 9 रुपए का पड़ेगा। तो आपने क्या करा, 18 को 2 से डिवाइड कर दिया। सेम कहानी इधर देखो, बोले सर चार पंखे 28 के, चार पंखे 28 रुपीज के हैं, 4 फैन जो है आपके कितने 28 के 28 के। तो एक की कॉस्ट कितनी, तो 28 डिवाइड बाय 4। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी निकालने का तरीका है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी आउटपुट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपका जो कॉस्ट निकलेगा उसको क्या बोल देंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, ये मार्जिनल जैसी कहानी है। पहले तो ये डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। पहले तो ये डिक्रीज होता है, फिर क्या होना शुरू होता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसलिए इसका कर्व जो है पहले डिक्रीजिंग में, मतलब यू शेप का बन जाएगा, जैसा कि किसका गया था आपका, मार्जिन का। बस ध्यान ही के रखना है, ये थोड़ा ऊपर बनता है, मार्जिन का इसके नीचे आता है। फिर आता है एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट आप कैसे निकालें, तो टोटल कॉस्ट से जो कॉस्ट निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, एवरेज कॉस्ट। तो दो तरीके इसको निकालने के, दो तरीके कौन कौन से, या तो आप एवरेज फिक्स कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर लो, या फिर टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। तो टोटल कॉस्ट को या तो क्वांटिटी से या आउटपुट से डिवाइड कर दो, है ना, या फिर क्या करो, एएफसी एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर लो। तो दोनों तरीके से निकालेंगे, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो 20 डिवाइड बाय 1 20, 2 डिवाइड बाय 24। कहने का मतलब दो पंखे में 24 रुपए लग रहे हैं, तो एक पंखा 12 का, या ऐसा समझ लो दो टॉफी 24 की, एक टॉफी कितने की, 10 रुपए की, है कि नहीं। तो 5 में 42 का कॉस्ट आया था, अभी कितना होगा यहाँ पे 8.4 हो जाता है। तो अब जब इस कॉस्ट को करेंगे तो इसका कर्व सेम कहानी है, पहले तो ये डिक्रीज फिर इंक्रीज। तो इसलिए ये कैसा बन जाता है, चांद बन जाता है, मतलब कि आप इसको याद रखना है, यू शेप। कैसा बन जाता है, यू शेप। तो इसका कर्व भी आपका यू शेप्ड आ जाएगा। तो ये आपके पूरे कर्व हैं। कर्व आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट डेफिनेशन पूछते हैं कौन सी भी कॉस्ट के बारे में, तो आपको एक मन से शेड्यूल ले लेना फॉर एग्जाम्पल करके, और उसका क्या बना देना, कर्व बना देना। तो ये थी कहानी, और इसके बाद हम लोग जो है रिलेशनशिप वाला जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सारे कॉस्ट मैंने एक ही वीडियो के अंदर आपके यहाँ कवर कर दी, तो नेक्स्ट वीडियो की जरूरत में आपका क्या पढ़ेंगे, इन कॉस्ट के बीच में रिलेशंस होते हैं, तो उस रिलेशन को नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, और यही आपका मेन था। फिर उसके बाद चैप्टर 4 करेंगे। तो अगर थोड़ा बहुत भी मैंने जो पढ़ाया वो समझ में आया, तो थोड़ा सपोर्ट करा करो, लाइक करा करो, शेयर भी करा करो दोस्तों के साथ, ताकि और भी लोग देख सकें और पढ़ सकें। अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देखो नीचे व्हाट्सएप चैनल दिया है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम का चैनल पे आपको ये नोट्स में शेयर कर दूंगा, तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर किसी को जल्दी सिलेबस पूरा करना है, तो एप्लीकेशन पे पूरा सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है, तो वहां जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वरना अपन यूट्यूब पे तो करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।